वेलकम बैक टू माय चैनल कट सल्फा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो विंग प्रेग्नेंट है, ये चीज़ सबको पता चलती है। अब आगे वांग जी विंग को इसी तरीके से लेके जिनशी पहुंचता है। जब वो जिनशी पहुंचता है तो वो विंग को बड़े प्यार से बेड पे लिटा देता है। विंग जो बिल्कुल शांत है और वांग जी को विंग की शांत नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो फिर से विंग के सर पे हाथ फिराते हुए उसे बुलाता है। विंग अब फिर से वांग जी की तरफ देखता है और फिर से उसे हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग इस तरीके से शायद ही वांग जी ने कभी रोते हुए देखा होगा। हाँ, वो आज तक कभी ऐसे नहीं रोया, चाहे उसे खुद वांग जी ने पनिश किया हो या वो अल्फा से ओमेगा बन गया हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से आंसू से जो रोना वांग जी को और ज़्यादा दर्द पहुंचा रहा है। उसे विंग को इस हालत में देख के बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। अब वो पहले विंग को जब थोड़ी देर हो जाती है रोते हुए प्यार से उसे कमर पे हाथ फिराते रहते, बस विंग बस, अब ये रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हारा, बताओ मुझे। अब विंग अपने फेस को वांग जी की नेक के पास से निकाल के उसकी तरफ देखता है। आंखें बिल्कुल ऑलमोस्ट सूज गई हैं और उनमें अभी भी काफ़ी आंसू भरे हैं। फिर भी उन्हीं आंसू भरी आंखों से वो वांग जी की तरफ देखता है। लंजा हम अब वांग जी जो जानता है विंग क्यों हम करके अटक रहा है, लेकिन वो फिर भी विंग को प्यार करते। हम कैसे अपने बच्चे को सेव करेंगे लंजा, कैसे? तुमने देखा तुम्हारे सामने अभी तक उन्हें सिर्फ ये पता है कि मैंने एक बार डार्क कल्टीवेशन को यूज़ किया तो उन्होंने मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर डिक्लेयर कर दिया। जब हमारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा लंजा? इस बात पर वांग जी तुरंत विंग को प्यार से किस करने लगते हैं। वो इस किस के थ्रू विंग को बताना चाहता है कि माना कि वो इस समय उसके लिए सही से स्टैंड नहीं ले पाए, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ना ही कोई उसके विंग को हार्म पहुंचा सकता है और ना ही कोई उसके बच्चे को हार्म पहुंचा सकता है। लंजा के होते हुए कोई इसके बच्चे के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो कोई अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को ना ही कोई एक चांस देगा और ना ही कुछ गलत करने देगा। अगर बात उसके बच्चे की, उसके विंग की होगी तो वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ भी देगा और अब ज़रूरत पड़ी तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद भी कर सकता है, पर उसके बच्चे और उसके विंग को कुछ नहीं होने देगा। वो इसके थ्रू विंग को भी ये समझाना चाहता है, लेकिन वो अब विंग से अलग होके बड़े प्यार से विंग की आँखों पे, उसकी नोज़ पे, उसके चिक पे, हर जगह छोटी छोटी बटरफ्लाई केस देता है और बोलता है, तो तुम रो क्यों रहे हो? हमारे लाइफ में इतना प्यारा सा एक गिफ्ट आ रहा है, भगवान हमें इतना प्यारा सा एक गिफ्ट दे रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐसे रो क्यों रहे हो तुम? अब वही बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है कि वो कितना परेशान है ये बात सुन के, लेकिन वांग जी उतना ही काम है। अब वांग जी से पूछ, तुम्हें डर नहीं लग रहा लंजा? पता नहीं क्यों, शायद मुझे पहली बार इतना डर लग रहा है, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं बहुत घबरा रहा हूँ लंजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मैं अपने बेबी को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। इस बात पे वांग जी अब विंग को दोबारा से उसके माथे पे किस करता है और बोलता है, तुम ये नए फेस में आ रहे हो विंग, तुम उसकी मदर हो और एक मदर को अपने बच्चे की चोट लगने से पहले ही घबराहट होने लगती है। तुम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो अपने बच्चे के लिए, ऐसा मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही हमारे बच्चे को। अब तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम ही तो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें एक छोटा सा बेबी चाहिए, तो आज जब तुम्हें वो मिल रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो? अब इस बात पे विंग देख रहा है कि वांग जी जिसे बिल्कुल लोगों को मनाना नहीं आता, कितने प्यार से उसे मना रहे हैं और विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। विंग अब प्यार से वांग जी के फेस पकड़ के उसे किस करता है और हल्का से दुख देता है, तुम सही कह रहे हो लंजा, मुझे रोना नहीं चाहिए, वो उसे भी तो दुख होगा ना। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन हाँ एक बात मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, चाहे दुनिया मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर बोले या कुछ भी बोले, लेकिन अगर किसी ने भी मेरे बच्चे के पास आने की या उसे हार्म पहुँचाने की कोशिश करी तो सचमुच में मैं एक डेमोन ही बन जाऊंगा, इतना खतरनाक बन जाऊंगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। इस बात पे विंग जो गुस्से में बोल रहा है उसे ऐसे देख के वांग जी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ते हुए, तुम क्या, मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ये हम दोनों का प्यार की निशानी है और इसे हम दोनों प्यार से संभालेंगे, तुम बिल्कुल भी गलत मत सोचो। और मैं कोई भी भविष्यवाणी या इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं
सिर्फ अपने विंग को प्यार करना चाहता हूँ, अपने बेबी को प्यार करना चाहता हूँ। अब वो विंग को फिर से उसके गालों पे किस करने लगता है। विंग और वांग जी प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं। विंग जानता है कि अभी तो कुछ दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने फ्लैट टब बार बार टच कर रहा है और वांग जी देख पा रहा है कि विंग कितने प्यार से उसे टच करने की कोशिश कर रहा है। वो शायद कोशिश कर रहा है कि उसका बच्चा कुछ बिहेव करे, लेकिन अभी तो वो छोटा सा सीड है, क्या वो कुछ रिएक्ट करेगा। वांग जी देख रहे हैं विंग की आंखों में एक एक्साइटमेंट है। वांग जी को थोड़ा सा घबराहट विंग को रोते हुए देख के ये इसलिए भी हो गई थी कि वो सोच रहा था कि विंग एक अल्फा था और इस तरीके से प्रेग्नेंट होना कहीं उसे स्ट्रेस तो नहीं दे रहा, क्या वो ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में। लेकिन जब विंग ने अपने मन की बात बताई कि वो अपने बच्चे की वजह से ऐसा सोच रहा है, उसकी सेफ्टी की वजह से उसे रोना आ रहा है, तो विंग को वांग जी पे और प्यार वांग जी को विंग पे और प्यार आ जाता है। ये दोनों इसी तरीके से आराम से बैठे हुए थे, तभी इनके गेट पे नॉक होता है। ये यानली और शिचैन थे। यानली विंग की वो हर्ब्स जो कल उसे डॉक्टर देके गया था वो लेके आई थी ताकि विंग खाने के साथ वो दोबारा से खा ले। और ये शिचैन भी इन दोनों को कंग्रेचुलेशन बोलने आए थे, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कंग्रेचुलेशन नहीं बोल पाए थे। वांग जी उसे पहले ही वहाँ से ले आया। वो दोनों रूम के अंदर आते हैं। विंग और वांग जी अब आराम से बैठ जाते हैं। जैसा यानली ने सोचा था, यानली फिर से विंग का फेवरेट सूप और वो हर्ब लाती है, लेकिन इस बार विंग को वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। ये देख के शिचैन और वांग जी यानली मुस्कुराते हैं, क्योंकि यानली के साथ भी ऐसे हुआ था। जब यानली प्रेग्नेंट थी उसे अपने टेस्ट बड से ज़्यादा अच्छा खाना शिचैन की पसंदीदा खाने का कर रहा था, उसे ज़्यादा अच्छा शिचैन की फेवरेट खाने लग रहे थे। ऐसे ही हाल शायद अब विंग का होने वाला है। इसी वजह से शिचैन तुरंत बोलते हैं, यानली तुम इनके लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स लाओ। वांग जी को वही अच्छी लगते हैं, शायद विंग को भी वही अच्छी लगे। इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ से, क्या बोल रहे हो शिचैन का, वो बोरिंग खाना किसे अच्छा लगेगा। पर इस बात पे यानली कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो जिंची के किचन में चली जाती है। विंग भी अपनी नेदरलैंड फार्म के पीछे पीछे चला जाता है, यानी यानली की थोड़ी मदद करे। वो दोनों जो यानली जब ये खाना रेडी करी थी वो बार बार वांग जी से पूछी थी, वांग जी को क्या पसंद है क्या पसंद है। वांग जी भी क्योंकि वो पूछ रही थी तो सब चीज़ बता रहा था। और वांग जी देखता है कि यानली सब वही रेडी कर रही है, तो वो कहता है आप ये क्या कर रही हैं, आपको विंग की फेवरेट खाना बनाना चाहिए, मेरा नहीं। इस बात पे यानली कुछ नहीं बोलती, बल्कि स्माइल करके वही कर रही होती है जो कर रही है। थोड़ी देर बाद वो वही बड़ी प्लेट लेके वो विंग के आगे बैठ जाती है। सो के उठ के, तुमने कुछ नहीं खाया, यहीं आगे ऊपर से तुमने अपने आप को स्ट्रिक पनिशमेंट भी होने दिया, तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के। आयशन, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था कि तुम अब कम से कम वहाँ सबके बीच में ये तो बोलोगे कि तुम्हारी गलती नहीं है या तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें पता है लैंड क्लैन में किसी भी प्रेग्नेंट ओमेगा को पनिश करना प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है, और तुम पनिशमेंट ले रहे थे। कैसे फील कर रहे हो तुम, जल्दी से खाना खाओ, हर्ब खाओ और फिर मुझे बताओ। इस बात पे यानी नॉन स्टॉप बोलती है। यानी को इतना परेशान होता देख मीन और ये पास स्माइल करते हुए बोलता है, सीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ थोड़ा सा बैक में दर्द हो रहा है लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ। विंग मुझे को बैक पेन हो रहा है, ये सुन के वांग जी का फेस थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। शिचैन तुरंत बोलते हैं, आप ये खाना खा के क्यों ना वांग जी के साथ कोल्ड पाउंड चाहिए। कोल्ड पाउंड में हीलिंग प्रोसेस मेडिसिन हैं, वो वाटर एक मेडिकल वाटर है, एक बार की बात में ही या थोड़ी देर में ही आपके सारे पेन गायब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर हल्का बहुत कोई मार्क भी होगा वो भी क्लीन हो जाएगा। यकीन कीजिए वो एक मेडिसिन एक मैजिकल वाटर है, उससे बहुत जल्दी चोट्स हील होती हैं। इस बात पे वांग जी को भी याद आता है कि हाँ कोल्ड पाउंड से विंग को आराम भी मिलेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। विंग तुरंत सर हिलाता है। विंग को अभी कोल्ड पाउंड के बारे में पता नहीं है ना, वो कभी गया नहीं, तो वो सोचता है कि शायद कोई जगह होगी। वहीं उस जैसा यानली ने सोचा था, सचमुच में विंग स्पाइसी वाला खाना बिल्कुल टच नहीं करता, बल्कि जो वांग जी को पसंद है सिंपल ब्लेंडेड फूड जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ बॉयल ही है, वो बहुत शौक से खाता है। इवन पूरी की पूरी बॉयल फिनिश कर देता है। ये देख के वांग जी का मुँह बड़ा हो जाता है और यानली और शिचैन हंसने लगता है। अब यानली वांग जी की तरफ देख के बोलती है, मैंने कहा था ना वो खाएगा, ऐसा ही होता है। यही मेरे साथ भी हुआ था और शायद आइन के साथ भी होता। अब पूरे 9 मंथ ये बिल्कुल भी ना नॉनवेज खा पाएगा ना ही अब स्पाइसेस खा पाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही खाना खाएगा जैसे तुम्हें पसंद है, देख लेना। इस बात पे भी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी सीजू की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पर यान कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसने सचमुच में भी ऐसे किया। वो बेचारा अपने नाक को बल्कि और टच करने लगता है एम्बेरसमेंट में कि उसने मतलब वो ऐसा खाना खा रहा था। ये लोग आपस में थोड़ी देर बात करते हैं।
और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिचैन जब अपने मतलब यानली और शिचैन जब वापस हांशी के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे लान कुरैन खड़े हुए हैं। शिचैन और यानली ये देख के थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि अचानक से वो इनके घर ही मतलब यहाँ पे ही क्यों आ गए। उन्हें कोई काम होता तो वो बुला लेते, लेकिन वो दूसरी तरफ ये सोचते कि शायद वो जिंगी से मिलना है, तो वो कुछ कहते नहीं हैं। जैसे ही मतलब शिचैन और वो यानली को देखते हैं कुरैन तुरंत बोलते हैं, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रहा था। क्या तुम मांगजी के और विंग के पास से आ रहे हो? इस बात पे वो दोनों सर हिला के हाँ करते हैं। कैसा है विंग, अब क्या ठीक है वो? इस बात पे यानली बोलते हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अब आशियन को दर्द भी नहीं हो रहा है और उसने अच्छे से खाना भी खा लिया, थोड़ी देर में वो बिल्कुल बेटर फील करेगा। अब ये शिचैन देखते हैं कि उनके अंकल कुछ परेशान से, तो वो पूछ ही लेते हैं क्या हुआ अंकल, आप यहाँ पे इस तरीके से और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है? इस बात पे कुरैन तुरंत यानली और शिचैन को अंदर आने के लिए बोलते हैं, यानी उनकी हांशी में वो दोनों हांशी में जाते हैं। तो कुरैन अपनी बात बोलते हैं, शिचैन मैं जानता हूँ ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत खुशी वाली खबर भी है, और खुशियों वाली खबर हमेशा सबके साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे क्लैन में ज़रूर ये बात पता है कि विंग इस समय प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे क्लैन तक ही होनी चाहिए। जब तक विंग का बेबी बर्थ ना ले ले उससे पहले ये बात किसी भी क्लैन तक नहीं पहुँचनी चाहिए, यहाँ तक कि जियांग्स क्लैन भी। इस बात पर यानली थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कुरैन की तरफ देखती और बोलती, पर क्यों अंकल, कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी खतरा हो। तुम नहीं जानते, लेकिन विंग और वांगजी का बच्चे के ऊपर खतरा हो सकता है, और वैसे भी तुम्हें जियांग्स क्लैन में ही किसी ने कर्ज दिया था। सोचो, या अगर जो इस तरीके से विंग को कर्ज दिया गया है, कहीं उस बच्चे के साथ भी कोई ब्लैक मैजिक या कोई ब्लैक स्पेल हुआ तो? इस वजह से मैं नहीं चाहता कि अभी इस बच्चे के बारे में कोई भी जाने। जितना हो सके हमें इस बात को हाइड करना चाहिए। वैसे लैन क्लैन के अंदर गॉसिप करना या कहीं बाहर बात पहुँचाना नामुमकिन है, लैन क्लैन के लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तुम कभी खुशियों में अपने घर को बता दो या बाकी क्लैंस में ये खबर अभी मत पहुंचाओ। इस बात पे शिचैन भी सिचुएशन समझते हुए और देखते हुए कि कैसे सारे क्लैन एक बार को विंग के अगेंस्ट हो गए थे, तो वो भी इस बात पे अग्री कर देते हैं। पर यानली समझ नहीं पा रही है कि क्यों उसी के फैमिली यानी उसके फादर को, उसके भाई को और उसके, चलो मैडम यू का तो वो समझती है कि मैडम यू को नहीं बताना चाहते, लेकिन उसके फादर और भाई को तो वो बता सकते थे ना। लेकिन शिचैन जानता है जिस तरीके से जंशा ने आज मतलब कल रिएक्ट किया वो कितना गलत था, इसी कारण अब उसका बिल्कुल मन नहीं है कि जियांग्स को ये बात पता चले। हाँ उन्हें बुरा तो लग रहा है कि जैन फैमिया को ये बात नहीं बता रहे हैं वो लोग, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि वो उससे छुपाएंगे नहीं। अगर जैन फैमिया विंग के बारे में पूछेंगे या विंग से मिलने आएंगे तो वो सच बता देंगे, लेकिन हाँ वो खुद से कोई खबर नहीं पहुँचने देंगे जियांग्स को। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ का बहुत बुरा हाल है। मिंग्याओ गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है। उसे याद आ रहा है कि किस तरीके से शिचैन ने उस पर गुस्सा किया, किस तरीके से शिचैन ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, किस तरीके से उसका लैंड क्लैन में जाना बिल्कुल बंद हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसे मन कर रहा है कि वो किसी तरीके से विंग की जान ले ले। उसे लग रहा है इसके पीछे विंग ही है, विंग की एक तरीके से विंग का सपोर्ट करते हुए, विंग का समर्थन देते हुए ही शिचैन ने ये सब किया है। वहीं नीमिंजो जब मिंग्याओ को ऐसे करते हुए देखते हैं तो वो पूछ ही लेते हैं, क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरीके से चीज़ें क्यों तोड़ लो? अभी मिंग्याओ रोते हुए अब एक मासूम बनते बोलते, आपने देखा दादा, मैं तो सिर्फ लैंड फॉरन और शिचैन की मदद करना चाह रहा था, उनके बच्चे की सेफ्टी के लिए सोच रहा था, और उन्होंने मुझे ही गलत साबित कर दिया। कितना गलत कहा मुझे, जैसे कि गलती मेरी थी। आपको क्या लगता है गलती मेरी थी? इस बात पे नीमिंजो उसके उस झूठे आंसुओं के, उसके मगरमच्छ वाले आंसुओं में बह के एकदम से उसके कंधे पे हाथ रख बोलता है, ऐसा नहीं है आओ, हो सकता है कोई ना कोई और कारण हो, शिचैन ने ऐसे रिएक्ट किया हो। तुमने देखा ना, बाकी सब लोग भी तो उसके विंग के बारे में गलत बोल रहे थे, और थोड़ी गलती हमारी भी है। हमें एक बार उससे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। ये मीटिंग रखने से पहले हमें एक बार शिचैन से बात करनी चाहिए थी। आओ, शायद इतना बात ना बिगड़ती।
हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमने उनसे बात नहीं करी। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात इसलिए नहीं आई क्योंकि हमें लगा था कि विंग कुछ गलती ना कर दे। आपको नहीं लगता विंग डार्क कल्टीवेशन नहीं करता क्या? उसने डार्क कल्टीवेशन करी है तभी तो वो अब तक उस कर्ज से बच गया, वरना इतना भयानक कर्ज के बाद भी वो कैसे इतना नॉर्मल रह सकता है? मुझे तो डाउट है इसने जानबूझ के ही खुद को कर्ज किया है, वरना किसी और को अगर ऐसा कर्ज मिला होता तो वो इंसान शर्म के मारे कभी बाहर ही नहीं आता, खुद को ही लॉक कर लेता। एक अल्फ़ा से ओमेगा बन गया, किसी और अल्फ़ा ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसकी बेशर्मी कहाँ कम हुई है? आपको क्या पता किस तरीके से मैडम यू बता रही थी कि वो अभी भी लोटस पेयर में लोगों के साथ घूम रहा था, फ्लर्ट कर रहा था। शादीशुदा होने के बाद भी उसकी हरकतें नहीं सुधरी, वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, एक अच्छा इंसान नहीं है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे शिशैनगा मिंग्याओ? नी मिंजो को विंग के अगेंस्ट में भड़का रहे हैं। विंग के अगेंस्ट में नी मिंजो जो मिंग्याओ बोल रहा है उस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते। सभी को ये लग रहा है कि इतना बड़ा कर्ज मिला था, विंग को तो डिप्रेशन में रहना चाहिए था, सैड होना चाहिए था, वो तो अपसेट होना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल चिल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं सबको थोड़ा सा शक दे रही है। उन्हें लग रहा है कि विंग को रोना चाहिए था, गम मनाना चाहिए था। वो बेवकूफ़ ये नहीं सोच रहे कि विंग कितना स्ट्रांग है, वो इतनी बड़ी चीज़ को भी आराम से हैंडल कर गया। वो उसके इतना सब कुछ सहने के बाद भी स्माइल कर रहा है क्योंकि वो ज़िंदगी जीना जानता है, वो लाइफ को ऐसे ही जीता है। वो अब अपने वांजी के साथ सचमुच में खुश है। लोग सोच रहे हैं कि ये सब विंग का नाटक था, ये कर्ज वर्ज उसी ने करा है और वो सबकी सिंपत्ति लेना चाह रहा था। अब लोगों की सोच जितना मुँह उतनी बातें वाली है, इसी कारण आज नी मिंजो भी इस समय विंग के सपोर्ट ना करके मिंग्याओ की बातों में आ रहे हैं, जहाँ मिंग्याओ एक असलियत में शिचैन से दूर होने का रो रहा है। उसे नी मिंजो सोच रहे हैं कि वो एक तरीके से उसकी ऊपर शिचैन गुस्सा है, उस बारे में की वजह से रो रहा है। वो ये नहीं जानते कि जिस इंसान पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस इंसान को वो अपना मान रहे हैं, वो इंसान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो तो खुद उन्हें ब्लैक स्पेल करके उन्हें धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर कर रहा है, एक कठपुतली बनाना चाह रहा है अपनी। वो बेचारे तो उसे सच्चा प्यार करते हैं, इसी कारण मिंग्याओ की बातों में भी जाते हैं और उसे अभी भी प्यार से मना ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी, जैसा शिचैन ने आइडिया दिया था, विंग अब वांगजी को लेके कोल्ड पॉन्ड में जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं इससे विंग को थोड़ा अच्छा लगेगा, उसकी जो थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं उन्हें हील हो जाएगा। लकली उसे ज़्यादा लैशेस नहीं पड़े थे, मतलब यानी सही टाइम पे आ गई थी, मुश्किल से 7-8 ही पड़े थे, लेकिन उतने भी विंग को लगे ये चीज़, मतलब ये चीज़ वांगजी के मन में बैठी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं विंग अच्छा फील करे, विंग को कहीं दर्द ना हो, इसलिए वो उसे कोल्ड पॉन्ड में लग गया। विंग और वांगजी जब इस कोल्ड पॉन्ड में आए हैं तो विंग देखता है कि ये कोल्ड पॉन्ड मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, बहुत सुंदर बना हुआ है ये कोल्ड पॉन्ड। वहीं विंग धीरे धीरे करके अपनी लेयर उतारा है। वांगजी उसे एकदम से रोकता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब विंग बोलता है, तुमने भी तो अपनी अपर लेयर उतारा है, मैं भी उतार रहा हूँ। विंग तुम्हें पता है ना ये ओपन एरिया है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो रहने दो, तुम एक लेयर पहने रखो। क्या लंजा, तुम अच्छे से मतलब बात लोगे बिना कपड़ों के और मेरे को मना करो? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं आएगा, मैं ये बोल के विंग अपनी लास्ट लेयर भी खोलने लगता है। वहीं वांगजी जो ओवर पॉसेसिव है, उसे डर है कि उसकी विंग को कोई देख ना ले, वो तुरंत उसका हाथ पकड़ा, नहीं विंग मैं मना कर रहा हूँ, ऐसे मत करो, आओ मेरे पास आओ, हम ऐसे ही बात लेंगे, तुम इसे पहने रखो। लंजा अगर तुमने मुझे इस लेयर को रिमूव नहीं करने दिया ना तो मैं बात नहीं लूँगा इस बात पे। भी जिद देख के, क्योंकि अब थोड़ा सा वो नखरे भी दिखा रहा है, वांगी कुछ नहीं करता है, वो एक होता है ना इनविजिबल वॉल बना देता है चारों तरफ ताकि कोई भी विंग को ना देख सके। ठीक है कह के, क्योंकि उसे पता है कि वो कितना भी मना करे विंग मानेगा नहीं, विंग एक नंबर का जिद्दी है और वो किसी और को अपने विंग को कैसे देखने दे सकता। इसी कारण वो एक इनविजिबल वॉल बना देता है। अब विंग अपनी वो आनपूर उतार के, यानी दोनों सिर्फ अपने लोअर उसमें है, गारमेंट में है, वो दोनों पानी में आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे विंग हील होने आया था, लेकिन इस समय शायद उसके प्रेगनेंसी वाले हार्मोन से क्या है, पर उसे वांगजी की ये बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वो जानबूझ के बार बार वांगजी के पास आ रहा है, उसे इनडायरेक्टली टच कर रहा है। वांगजी जो बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और उसे पता है विंग अभी प्रेगनेंट है और उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो बार बार विंग को मना कर रहा है। विंग करके उसे बार बार रोक रहा है, लेकिन विंग अपनी आदत से मजबूर वो बार बार वांगजी को इधर उधर टच कर रहा है। अब वांगजी गुस्से में विंग को आँख दिखा, विंग ने मना कर रहा हूँ ना, मत करो ये। क्या हुआ लंजा,
तो अभी तो मैं मोटा भी नहीं हुआ, मेरा टमी भी नहीं आया, और अभी से तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो तो मुझे प्यार नहीं करते क्या? अब वही मुँह पाउटी, मतलब एक पाउट सा बनाते हुए वांग जी की तरह। इस बात पे वांग जी को विंग पे क्यूट भी बहुत लग रहा है और प्यार भी बहुत आ रहा है। इसी कारण वो थोड़ा सा विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसकी नेकेड बॉडी, मतलब उसकी कमर को अच्छे से पकड़ लेता है, जहाँ विंग और वांग जी की पूरी अबव बॉडी नेकेड है, एक दूसरे को पूरी तरह से टच कर रही है। दोनों को बहुत ज़्यादा सेंसेशन सी फील हो रही है। उस ऐसे वांग जी अब अपनी गहरी आंखों से विंग को घूरते बोलते, तुम्हें चाहो तो मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम भी ये जानते हो, मैं भी ये जानता हूँ कि इस समय ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन लंजा, मुझे सचमुच में मन कर रहा है, क्या हम बिल्कुल नहीं कर सकते? विंग, अभी तुम अपने इनिशियल स्टेज पे हो। मुझे अच्छे से याद है जब यांडी प्रेग्नेंट हुई थी, तब भी उन्हें खास कर 3 मंथ तक ये सब करने से मना किया था। बस 3 मंथ तक कंट्रोल कर लो, उसके बाद तुम चिंता मत करो, तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना प्यार करूँगा, लेकिन अभी ऐसा मत करो, ना ही ऐसा फेस बना के मेरे पास आओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है विंग। विंग थोड़ा सा ब्लश करता है, क्योंकि सचमुच में जानते हैं वांग जी के लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो फील कर सकता है, वो टच कर सकता है, क्योंकि लोअर पार्ट जो उसे टच हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्लश कर देता है। तो ठीक है, फिर इतना मुझे किस ही कर लो। वांग जी बिना मौका गवाए उसे पैशनेटली किस करने लगे। ये बहुत पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, थोड़ी देर बात लेते हैं। जब विंग अब मतलब उसे भी बहुत अच्छा लगता है कोल्ड वाटर में बात लेने के बाद। दोनों कपड़े पहन के ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे और शील्ड को हटाने वाले थे। सडनली चारों तरफ से वाइट धुआं आ जाता है, जिसे देख के वांग जी और विंग घबरा जाते हैं। विंग को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। विंग और वांग जी दोनों यहाँ पे कोई बेचैन या वो लेकर नहीं आए थे, वो तो सिर्फ बात लेने आए थे। तो उन दोनों के पास इस समय उनके वेपन्स नहीं हैं, ना ही बेचैन है ना ही सेवियान है। विंग के पास तो मतलब एक तरीके से उसकी अभी फ्लूइड भी नहीं है। वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ। वहीं वांग जी अब बहुत ज़्यादा अपनी अल्फा फर्नेस रिलीज करके रोल करता है और बोलता है, कौन है ये, सामने आओ। पर कोई आता ही नहीं, बल्कि स्नो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वाइट कलर का एक पूरा धुआं ऊंचा इनके चारों तरफ बढ़ता जा रहा है और ये इन दोनों को घेरते जा रहा है। अब विंग और वांग जी महसूस करते हैं कि पानी के पास से जैसे किसी चीज़ ने उन्हें फोर्स करके पानी के अंदर खींच लिया। विंग और वांग जी कुछ समझ नहीं पाए, पर वो एक केव में आ गए हैं। ये केव लैंड के किंग क्लैन की ही केव है और इसमें सिर्फ लैंड क्लैन मेंबर्स ही आ सकते हैं। विंग यहाँ पे इसलिए आ पाए क्योंकि वो एक लैंड का यानी वांग जी का ओमेगा है। इसी कारण विंग और वांग जी दोनों इस क्लैन के अंदर हैं। विंग देख रहा है कि वांग जी ने भी इस जगह को शायद पहली बार ही देखा। वांग जी बहुत डरा हुआ, बहुत चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा है वो कि ये कैसी जगह आ गए हैं। ये जगह पूरी वाइट है, सामने एक पत्थर है जिसपे एक गुजीन रखा हुआ है। उसे देख के वांग जी शायद कुछ सोच में है। विंग तुरंत बोलता है, लंजा ये कौन सी जगह है, मैंने तो कभी ये जगह ना ही देखी और ना ही इसके बारे में सुना है, कौन सी केव है ये। अब एकदम से वांग जी बोलते हैं, ये लैंड केव है, ये एक बहुत पुरानी केव है, आज तक शायद ही यहाँ कोई क्लैन आया हो। लैंड क्लैन के मेंबर के अलावा भी यहाँ कोई और नहीं आ सकता और लैंड क्लैन के मेंबर्स में भी शायद ही कोई यहाँ आया हो। ये मैंने बुक्स में पढ़ी तो थी, लेकिन आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो लंजा हम यहाँ कैसे पहुँचे, कहीं हमारा बच्चा। एकदम से विंग अपने 2 हाथों से अपने टमी को सेव करता है कि कहीं वो खतरे में तो नहीं। ये बात बोलने वाला था, लेकिन वो महसूस करता है कि सामने से 2 आइडेंटिटी आ रही हैं, जिनमें से एक प्योर वाइट कलर के कपड़ों में है और उसने एक वाइट कलर का फोरहेड रिबन भी बांधा है। विंग उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। दूसरी पर्सन ने भी एक रॉयल कलर का हनफू पहना हुआ है, डार्क मैरून कलर का, लेकिन उसने कोई फोरहेड रिबन नहीं बांधा हुआ है। इतना ही नहीं, उसका हनफू दिखने में बहुत क्लीन है, बहुत रॉयल लग रहा है, लेकिन हाँ उतना महंगा नहीं लग रहा है जितना महंगा वाइट वाला है। दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ रहे हैं। विंग कोशिश कर रहा है उन्हें पहचानने की, लेकिन वांग जी शायद उनमें से एक को पहचान गया। इनमें से एक लैनी है, लैंड क्लैन की स्थापना करने वाली लैनी। वांग जी ने कई बार इनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जहाँ इनके बारे में लिखा गया है। उनमें इनके मतलब ये कैसी दिखती थी, किस तरीके से खुद को कैरी करती थी, वो भी मेंशन है। और वैसे ही बिल्कुल ये लेडी है। तो वांग जी उन्हें पहचान जाते हैं और वो विंग के साथ उन्हें नोट करता है। वो दोनों भी एक दूसरे को स्माइल करके उन्हें नोट करती हैं और बोलती हैं, हम तुम दोनों का कब से इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार तुम आ ही गए। अब विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे हैं। विंग एकदम, कौन है आप और आप हमारा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। अब वांग वो लेडी बोलना शुरू करती हैं, मैं लैनी हूँ
और ये बाउशा सरन है। हम दोनों यहाँ पे तुम्हारा कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। हज़ारों साल हो गए हमें यहाँ पे तुम दोनों का इंतज़ार करते हुए। हम चाहते थे कि तुम यहाँ आओ और हमें हमेशा के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से आज़ाद कर दो। अब विंग और वांगजी शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देखते हैं। अब लैनी बड़े प्यार से विंग के पास आती है, पहले उसके सर पे हाथ फिराती है और फिर धीरे से उसके पेट को टच करती है। विंग ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी के कोई चेहरे पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आता, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं। वो उनके बच्चे को आशीर्वाद दे रही हैं, इसलिए वो चुप खड़ा है। अब मैं लैनी बोलती है, तुम्हारे को मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तुम क्यों हो इतनी परेशान? मुझे तो लगा था वांगी नहीं, पर तुम तो खुशी के मारे चारों तरफ कूदने लगोगे, अपनी खुशी सारे जहाँ को दिखाओगे, लेकिन तुम तो वांगी से ज़्यादा बुरे निकले। रो रो के 2 दिन से अपना पूरा मुंह सुझा दिया। बताओ क्यों रो रहे थे तुम? इस बात पे विंग उस लेडी को देख रहा है कि वो कितने प्यार से, बिल्कुल ममता से उस विंग से ऐसे सवाल पूछ रही है। विंग अब अपनी मोटी मोटी आंखों से उनकी तरफ देखते बोलता है, वो मैं तुम घबरा रहे थे कि कहीं तुम्हारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, तुम्हें डर है कि तुम्हारा बच्चा कभी नेगेटिव कोर के साथ पैदा ना हो, है ना? दूसरी लेडी जो सामने खड़ी थी यानी बाउशा शरण, वो एकदम से बोलती हैं। विंग अब उनकी तरफ देखते हैं, वांगी भी उनकी तरफ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। विंग और वांगी समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। पर अब बाउशा शरण अपने से आगे आती है और बोलती है, यही तो परेशानी है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की। लोग अपने हिसाब से कहानी मोल्ड कर देते हैं, जिसे जो चीज़ जैसे सुनाई देती है वैसे ना बता के अपने हिसाब से दूसरे को बताता है। देखो ना, जब ये भविष्यवाणी हुई थी वहाँ मैं और लैनी थे, लेकिन लोगों ने उस भविष्यवाणी को अपने हिसाब से मोल्ड करके बोला। असलियत में क्या भविष्यवाणी थी ये तो कोई जानता ही नहीं। अब विंग और वांगजी शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। फिर से भविष्यवाणी की बात हो रही है, तो उन दोनों को जानना है कि असली भविष्यवाणी क्या है। और विंग पूछ भी लेता है, असली भविष्यवाणी मुझे जानना है, क्या थी असली भविष्यवाणी? अब लैनी बड़े प्यार से विंग को प्यार करते हुए उसके सर पे हाथ फिराते बोलते, भविष्यवाणी ये थी कि मून गॉड का अंश यानी जो पार्ट बर्थ लेगा वो हम दोनों को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से आज़ाद करवा देगा। हम कई सालों से ये मॉर्टल की ज़िंदगी जी रहे हैं इस इन आयरन से, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करने के मारे, लेकिन हमें भी अब दोबारा से अपने हेवन में जाना था। हाँ, हमें हेवन में तुम ही दोनों भेज सकते हो। अब विंग और वांगी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उस दिन जब मून गॉड और सन गॉड जा रहे थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी उनके साथ जाना है। हम यहाँ रह के अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहते। इमॉर्टल की लाइफ लोगों को बहुत आसान लगती है, उन्हें लगता है वो खुशहाल लाइफ जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं, पर उतनी ही पेनफुल भी होती है। अपने बच्चों को मरते हुए देखना, उनके बच्चों को मरते हुए देखना बहुत दर्द देता है। कितने साल से हम भी यहाँ हैं और हम यही देख रहे हैं, हमारे अंश यानी हमारे बच्चे मर रहे हैं। अब बादशाह सरन तो बोलती है, मेरा तो अब कोई बचा ही नहीं है, अकेले मैं ही रह गई हूँ, मेरा पूरा क्लैन ख़त्म हो गया है और उसमें किसी की गलती भी नहीं है। ये लाइफ साइकिल होती है, जो आया है उसे जाना पड़ता है। मुझे भी इस इमॉर्टल की लाइफ को नहीं जीना था, इसी कारण हम दोनों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि इन आयरन से कल्टीवेशन वर्ल्ड सेफ रहे, लेकिन हम इस इमॉर्टल की लाइफ से आज़ादी चाहते हैं। तब उन्होंने हमें बोला था कि तुम दोनों का बेबी हम दोनों को ये आज़ादी देगा। हाँ, तुम्हारे एक नहीं 2 बेबी होंगे। तुम ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो, जिनमें से एक मैं यानी मेरा अंश होगा, लैनी बोलती है, और दूसरा बादशाह शरण का अंश होगा। ये दोनों बच्चे और तुम चारों मिलके इस इन आयरन को संभाल सकते हो। हमें यकीन है तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो और उतने ही स्ट्रांग ये दोनों बच्चे भी होंगे। इन बच्चों के बर्थ लेते ही हम दोनों इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से हमेशा के लिए अपने वर्ल्ड में चले जाएंगे। और ये थी असली भविष्यवाणी, जिसे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल के मोल्ड करके सुनाया, और तुम लोग भी उस वजह से 2 दिन से मुंह लटकाए घूम रहे हो। ये बात बोलने के बाद लैनी विंग का हल्का सा कान खींचती है, जिस बात से विंग आ करके अपना कान छुड़ा के वांगजी के से बिल्कुल चिपक जाता है। वांगजी भी जैसे लैनी को थोड़ा सा घूरते हुए देखता है, वांगजी को ऐसे खुद को घूरते हुए मतलब लैनी को घूरते हुए देख के बादशाह शरण की तो हंसी छूट जाती है। वो बोलती, तुम दोनों अब बिल्कुल परेशान मत हो,
तुम्हारे ये बच्चे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करेंगे। वो खुद इतने स्ट्रांग हैं, उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों इस टाइम को, इसको खुशी से एंजॉय करो, ऐसे अपसेट मत हो। इसी कारण हम तुमसे मिलने और तुमसे ये सच बताने आए थे। और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। तो गाइस, असली भविष्यवाणी ये थी और होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। जैसा भी लगा प्लीज़ बताना।